कहानी थी जिसमें वो बताती हैं कि आप मुसव्विरों से, आप शायरों से, मतलब लेखकों का जिक्र था कि आप लड़कियों को एक ताकीद थी कि आप इनसे बच के रहिए कि इनका जो लेखन है और इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग होता है, आपको इनसे बचने की जरूरत होती है। एक बड़े कवि ने भी कहा था कि आप कवि की रचना से मिलिए लेकिन कवि से मत मिलिए, क्योंकि कवि से मिलने के बाद उसकी जो छवि है वो ध्वस्त हो जाती है। वो काम सोशल मीडिया कर रहा है। आशीष जी, अपने को साहित्य के सरोकारों की बात करें तो क्या ये आज के समय में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया के साथ रह करके, सोशल मीडिया की बात करके साहित्य की बात कर सकते हैं, या साहित्य को हम अलग रख करके भी बात कर सकते हैं? क्या आपको कैसा लगता है, क्या लगता है? सच बात तो ये है साहब कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है जी। जब आपका सारा समाज सोशल मीडिया पर है तो फिर साहित्य कैसे इतर रह सकता है? जी जी। इसीलिए मुझे तो कम से कम ये लगता है कि सोशल मीडिया का इजाद ही साहित्यकार और साहित्यकारों के लिए किया गया था। अच्छा। अगर आप देखें तो साहित्यकार मौलिक रचना से ज़्यादा प्रतिक्रियाओं से उपजे विवाद और ऐसी ही सारी चीज़ों में ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। जी। किताबों पर बात करेंगे, किताबों के साथ फोटोज़ लगाएंगे, साहित्यकारों से मिलने की बातें करेंगे, लेकिन जब उनके मौलिक लेखन की बात आता है तो एक एक किताब में 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल का अंतराल है, लेकिन फिर भी वो सक्रिय माने जाते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर हैं। इसके बनिस्बत वो लोग जो लेखन में सक्रिय हैं लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो नेट फ्रेंडली नहीं होना हो, उम्र का एक पड़ाव हो, अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं है तो वो कम सक्रिय माने जा रहे हैं, कम चर्चित हैं, कम, हालांकि कम पढ़े नहीं जा रहे हैं लेकिन कम चर्चित जरूर है। ऐसी ही चीज़ें हैं। और अगर सोशल मीडिया की बात हो और विवाद नहीं हो तो ये अधूरा सा लगता है। सोशल मीडिया पर जैसे आप ये मानिए कि अगर राजनीतिक विचारधाराएं या वैचारिक मतभेद हो तो भी चलता है, लेकिन इस तरह के लेखकों के बीच में विवाद सामने आ रहे हैं कि अभी एक ताज़ा विवाद था घड़ी का, एक हाथ घड़ी की चोरी को लेकर। बिल्कुल, खूब दो हैशटैग के साथ चल रहा था। दो लेखिकाओं में ऐसा विवाद हुआ कि आप यकीन मानिए कि हिंदी में जो पाठकों के नहीं होने का रोना रोया जा रहा है ना, उन सबका मुंह बंद हो जाएगा कि हिंदी में लिखी गई दो लेखिकाओं की आपस में आरोप प्रत्यारोप की पोस्टें जितनी पढ़ी गई है, किसी भी राजनीतिक पोस्ट को उतनी तवज्जो नहीं मिली होगी। क्या मसला था? ये घड़ी क्या थी आखिर? घड़ी क्या था मामला? ये घड़ी का मामला इस तरीके का है कि एक लेखिका एक अपनी मित्र की फोटो कोट करते हुए कहती है कि ये घड़ी साल भर पहले मैं इनके घर भूल आई थी, और साल भर तक इसका तकाजा करने के बाद भी मुझे ये कह दिया गया कि हमारे यहाँ नहीं है, हमें नहीं मिली है, लेकिन बाद में एक फोटो पोस्ट के जरिए ये कहा गया कि ये घड़ी मेरी, मतलब चोरी का आरोप था। हाँ, डायरेक्ट सीधा अगर कहें तो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर उस लेखिका ने, पर्टिकुलर लेखिका पे ये आरोप लगाया कि इसने मेरी घड़ी चुरा ली। बिल्कुल जी। और फिर इसको लेकर खूब सारे विवाद हुए, सिर्फ उन दोनों में नहीं रहे, दो गुटों में बंटे ये आवाज, और इन सब के बीच में पाठकों ने या ये कहें कि सोशल मीडिया यूजर्स ने, साहित्यकार जो अगर नहीं थे या साहित्य अनुरागी भी नहीं थे, उन लोगों ने भी खूब मजे लिए, खूब पोस्ट शेयर की, खूब कमेंट्स किए। अच्छा जी, ये जो घड़ी की चोरी का मामला था, ये सिर्फ घड़ी की चोरी का मामला था या साहित्य में रचनाओं की जो चोरी होती है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा था? क्योंकि साहित्यिक रचनाओं की चोरी एक चिरंतर प्रक्रिया के अंदर आती है। लोग कहते हैं कि मेरी कविता किसने चुरा ली, किसी ने कहता है मेरी गजल चुरा ली। तो कहीं ये जो घड़ी की चोरी तो एक प्रतीक था, क्योंकि साहित्य में प्रतीकों का विधान है, तो घड़ी की चोरी तो एक प्रतीक था, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। कहीं ये तो नहीं था कि मैंने किसी को अपना कंटेंट दिया, मैंने अपना कॉन्सेप्ट दिया और किसी ने वो कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं, तो क्या इसका पूरा क्या था? मतलब ये चर्चा थी कहाँ, आगे कैसे बढ़ी? बस इस विवाद को लेकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं किसी और, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कहीं कोई विवाद हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारी वजहें भी रही होगी। हाँ, जैसे क्योंकि साहित्यकार लोग क्या होते हैं, प्रतीकों में बात करते हैं। हो सकता है कि पर्टिकुलर ने पर्टिकुलर की कोई कविता या कहानी चुरा ली होगी, कंटेंट चुरा लिया होगा, उसने ऐसे नहीं बोल करके घड़ी चुराने की बात कर ली होगी। हाँ, अगर ये भी नहीं कहें तो मैं इससे आगे की बात करता हूँ कि ये आप ये मान लीजिए कि ये कोई किसी किस्म का एक पर्सनल अटैक भी हो सकता था। जी बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि कोई रचना चोरी की थी। कुछ था जो बुरा लगा, क्योंकि साहित्य में गुटबंदी भी आपसे छिपी नहीं है। बिल्कुल। अगर कुछ था जो बुरा लगा और एक मौका मिला कि मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ये बात कह देनी चाहिए। और इस तरह की जब मौके उठते हैं तो लगता है कि बहुत सारी पर्सनल चीजें भी बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल, दोनों ही तरफ से, और दोनों ही लेखिकाओं पर बहुत से, मतलब पाठकों ने भी, बहुत से लेखकों ने भी पर्सनल अटैक्स भी किए। ठीक है। जो बातें अब तक दबी हुई थी इस विवाद से पहले, तो बातें अब तक दबी हुई थी, लेखकों ने वो भी दोनों के बारे में शेयर की, दोनों के व्यक्तिगत जीवन पर भी टिप्पणियां की, दोनों के लेखन पर भी टिप्पणियां की, दोनों की गुटबंदियों पर भी टिप्पणियां की। ये सारी टिप्पणियां हुई जो कि अगर
सच बात ये थी कि अगर किसी को बुरा लगा तो वो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया, इस मौके का इंतजार क्यों किया गया, या मैं तो ये कहूँ कि इस मौके का फायदा क्यों उठाया गया। ठीक है। जब किसी ने आपके साथ कुछ किया तो आपने, अगर आप लेखक हैं और आप ये कहते हैं कि हम समाज को बदलने के लिए लिखते हैं, तो उस वक्त आपको कहना चाहिए था। वो बातें दबाई गई और इस मौके का इंतजार करते हुए, इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए वो पर्सनल अटैक्स भी दोनों तरफ से लेखिकाओं पर किए गए। मतलब कुल मिलाकर के आपका जो ये कहना वो ये है कि सोशल मीडिया के वजह से साहित्य की बातें तो होती है, नहीं होती अलग बात है, लेकिन साहित्य से इतर बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पे अब तक बात नहीं हो रही होती थी, या एक छोटे से कैनवास पे होती थी, छोटे से मंच पे होती थी, वो बातें अब ग्लोबल होने लगी है। सबको सबकी बातें पता चलने लगी है। आपके राज जो हैं वो अब राज नहीं रहने लगे। आप लगभग, मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की बातें एक घड़ी के विवाद। मैं आपको दो उदाहरणों से मेरी बात कहता हूँ कि शायद पद्मजा शर्मा जी का एक था या किसी और राइटर का था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उनकी एक कहानी थी जिसमें वो बताती हैं कि आप मुसव्विरों से, आप शायरों से, मतलब लेखकों का जिक्र था कि आप लड़कियों को एक ताकीद थी कि आप इनसे बच के रहिए, कि इनका जो लेखन है जी और इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग होता है, आपको इनसे बचने की जरूरत होती है। एक बड़े कवि ने भी कहा था कि आप कवि की रचना से मिलिए लेकिन कवि से मत मिलिए, क्योंकि कवि से मिलने के बाद उसकी जो छवि है वो ध्वस्त हो जाती है। बिल्कुल वो काम सोशल मीडिया कर रहा है। जी, मैं किताब, अगर किसी लेखक की कोई रचना पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में उसकी एक छवि बनती है कि यार ये था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर उसकी अपीयरेंस देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल ये तो हमारी तरह ही लड़ रहे हैं, ये लड़ाई में हम जैसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर ये खास कैसे हैं जी। और अगर इनके लिखे में और इनके व्यक्तित्व में इतना फर्क है तो फिर साहित्य समाज का दर्पण कैसे है? ठीक है, ये सारे सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। मतलब ये जो आपका कहने का मतलब है कि जब सोशल मीडिया जब से आया है तब आपको एक लेखक का या रचनाकार का, कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, उसका एक अलग से पहलू देखने को मिल रहा है, और वो जो पहलू मिलता है वो बड़ा हताशा भरा होता है। उससे मतलब एक व्यक्ति की जो छवि है वो बनती है। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल है कि वो लेखक आके तो कहता नहीं कि मुझे आप देवता मानो, लेखक तो ये कहता नहीं कि मुझे मसीहा मानो। लेखक ने कहा कि जब मैं लिख रहा हूं, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि इस तरह की बात होती है तो बहुत सारे लेखकों ने कहा है कि मेरी निजी जिंदगी, मेरे निजी अनुभव अलग है, और मैं जो लिखता हूं वो एक अलग, मेरी अलग चेतना का केंद्र होता है, वहां पे जाकर के लिखता हूं। तो लेखक ने मेरे हिसाब से कभी किसी को, कि अपने पाठक को या अपने फॉलोवर को, कथित रूप से फॉलोवर कोई बन रहा है तो उसको तो आके ये नहीं कहा होगा कि मुझे मसीहा मानो, मुझे देवता मानो, ऐसी कोई बात तो नहीं कही होगी। देखिए, कुछ चीजें लोक में अनकही हो तो भी समझा जरूर जाता है। शिक्षकों की भी अगर आप बात करें तो शिक्षकों से ये उम्मीद की जाती है कि उनका सड़क पर व्यवहार भी वैसा ही होगा जैसा स्कूल में होगा। उसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं और आप इस दावे के साथ लिख रहे हैं कि मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, मैं बदलने के लिए लिख रहा हूं, तो कम से कम आपको वैसा दिखना चाहिए। और सोशल मीडिया के इस दौर में कम से कम ये मानता हूं कि लेखकों की जो ये छवि है उसका क्षरण हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है और बहुत तेजी से होता जा रहा है। एक ऐसा समय जब आपसे 40-50 साल पहले आज से ये कह दिया गया कि कला कला के लिए है, मैं शांत सुखाए लिखता हूँ, मैं तो अपने लिए लिखता हूँ। ऐसे दौर में इस तरह की मूर्तियाँ बनाना लेखकों के लिए तो कितना खतरनाक है। एक लेखक की छवि तो गिरेगी, लेकिन एक व्यक्ति के मन में जो एक टूटन आएगी, एक बिखराव आएगी, इससे समाज का तो नुकसान होना है। ये तो तय हो गया कि मैं तेरे को ऐसा बहुत अच्छा आदमी मानता था और तुम वैसे निकले नहीं। ये तो कहीं ना कहीं लगेगा आपको। किसी की किताब आपने उठाई और किताब उठा करके आपने एक छवि बनाई कि यार इसका नायक बहुत अच्छा होता है, ये मर्यादा की बात करता है, ये एक अनुभूति की बात करता है, और जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, वो तो मेरे जैसा आदमी है। तो इससे तो ये तो निश्चित रूप से समाज का तो नुकसान होता ही है इससे। बिल्कुल हो रहा है सर। और इसमें आप ये देखिए कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग साहित्यकार करते हैं दोनों ही तरफ के, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई प्रगतिशील भी और दक्षिणपंथी भी, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, अब ये देखिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिन्हें की सोशल मीडिया की टर्म में ट्रोलर्स कहा जाता है, ट्रोल, वैसी ही बातें अगर एक कथित साहित्यकार करता है तो बहुत अजीब लगता है। समाज को भी लगता है, साहित्य वालों को भी लगता है और पाठकों को भी लगता है। लेकिन वो भाषा प्रयोग में ली जा रही है और दोनों तरफ से ली जा रही है। दक्षिणपंथी अगर कुछ कहते हैं तो उसका काउंटर हो रहा है, लेकिन चक्कर ये है कि उसी भाषा में हो रहा है। जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आप ये कह रहे हैं कि ये कुपढ़ है, अनपढ़ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त है, उनकी ही लैंग्वेज में आप सार्वजनिक मंचों से बयान दे रहे हैं। ठीक है, लाल सलाम पर व्यंग का काउंटर नारंगी दीदी से कर दिया जाता है। ठीक है,
मतलब लाल सलाम पहले दक्षिण पंथियों ने वामपंथियों पर, वामपंथी विचारकों पर जो करना शुरू किया, उसकी जगह अब आपने क्या कहा? नारंगी दीदी आ रही है। अच्छा, नारंगी दीदी, मतलब ये और ये लेखिकाओं में हो रहा है। हाँ, लेखिकाओं का ये मामला जो है वो लेखिकाओं का हो गया। तो क्या इतना कुछ करते ही, मतलब इससे ज्यादा भी होता है कि कई बार आप मैंने तो सोशल मीडिया पे कई बार ये भी देखा है कि खान पान के मसलों पे भी इस तरह की बात की जाती है कि मेरे इस तरह के दोस्त जो मेरे को ये समझते हैं तो वो मेरे से दूर रहे, मेरे से पास रहे, वो रहे। तो क्या इतना ही वामपंथ और दक्षिण पंथ है, या वामपंथ और दक्षिण पंथ को अपन बाइफ्रिकेट कैसे करते हैं? एक सोशल मीडिया पर आप किसी को देख करके कैसे पता लगा देंगे कि ये वामपंथी है या दक्षिणपंथी है? किसी ने नारंगी दीदी कह दिया तो क्या वो वामपंथी हो गया, या कि किसी को लाल सलाम कह दिया गया तो वो दक्षिणपंथी, या उस पर उसने कमेंट कर दिया? कुछ ऐसा होता है या कुछ और भी बहुत होता है? अधीर है सोशल मीडिया इस मामले में। जी, वो ज्यादा जांच परख नहीं करता, वो टैग देते ही बनता है। ठीक है। अब आपके सिर्फ एक कोटेशन पर आपको वामपंथी कह दिया जाता है, ठीक है। अगली ही पोस्ट पर आपको फिर से दक्षिणपंथी हीरो बना दिया जाता है, ठीक है। और फिर अगली ही पोस्ट पर फिर आपको कोई नया टैग दे दिया जाता है। इस तरीके की बातें हो रही है सिर्फ आपके एक कोटेशन से, आपकी एक पोस्ट से हर बार आपके टैग बदल दिए जाते हैं। लेखकों के साथ भी हो रहा है। जैसे नवीन चौधरी जी की अगर बात करूं तो वो दोनों तरफ से खुले खेलते हैं। ठीक है। उनका कहना ये है कि मुझे जो लगा, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बिल्कुल। उनके साथ सबसे ज्यादा ये होता है, वो एक पोस्ट लिखते हैं तो एक पूरी की पूरी विचारधारा की जो सेना है वो उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन अगली पोस्ट पर वो उनके पक्ष में दिखती है, और जो अभी तक जो उनके पक्ष में थी वो उनके विपक्ष में दिखती है। इस तरीके का मामला भी सारा हो रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप साहित्यकार के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फिर आप एक पोस्ट लिखकर ये कैसे कह सकते हैं कि अगर आपको मांसाहार से आपत्ति है तो आप मुझे अनफ्रेंड कर दीजिए, अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी के विचारधाराओं से आप प्रभावित हैं तो आप मुझे अनफ्रेंड कर दीजिए, आप मुझे ब्लॉक कर दीजिए, आप मेरी मित्रता सूची में नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं। पिछले मतलब लगभग 20 साल से आप इसी बात पर बहुत लंबी चर्चा कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? अगर विचारों का तो कम से कम अभिव्यक्त होना जरूरी है ना, वो उसके बाद विमर्श। अगर अभिव्यक्त नहीं होगा कोई विचार तो विमर्श कहां से होगा? और आप ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनफ्रेंड, ब्लॉक, ये करके आप विचार विमर्श की भी स्थितियां खत्म कर रहे हैं। यही वजह है कि विचार और विमर्श की जब स्थितियां खत्म हो गई है तो एक पूरा वर्ग जो सोशल मीडिया से या तो पूरी तरह से दूर है, या सोशल मीडिया पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन पर नजरें जमाए हुए हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो वर्ग जो है वो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग कविता कहानी करते हैं, या कि अपने आप को साहित्यकार कहते हैं, या कि अपने आप को विचारक कहते हैं, उनको साहित्यकार मानने से भी इनकार करता है, बल्कि उनको लेखक भी नहीं मानता। जैसे आपने नवीन चौधरी जी की बात की, नवीन चौधरी जी बेस्ट सेलर है, पॉपुलर राइटर है, लेकिन साहित्य में, साहित्यकारों की संगत में उनकी वो जगह नहीं है कि उनको कोई साहित्यकार मान ले, और उनको इस बात से ऐतराज भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं लेखक, वो पॉपुलर साहित्य तो लिख रहे हैं, उनका साहित्य बिक रहा है रोजाना। मतलब अभी एक, शायद आप मुझे अपडेट करेंगे, एक लेखक है जिनकी किताब छपने प्री बुक हो गई है, गौतम राज ऋषि जी। हाँ, एक गौतम राज ऋषि, हैशटैग उनकी किताब है, अब हैशटैग किताब है, बिल्कुल सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। उनकी किताब छपने से पहले 25,000 कॉपी, जो कि एक साहित्यकार के लिए एक सपना होता है कि वो किताब छपे भी, वो सोच ही नहीं पाता। जिनको अपन साहित्यकार कहते हैं, जो रचनाकार कहते हैं, जिनको कहते हैं, वो इतनी सोच भी नहीं पाता जितनी किताबें तो उनकी छपने से पहले, मतलब अभी तक पीओ नहीं हुआ है, प्रिंट ऑर्डर नहीं हुआ, और उससे पहले वो 25,000 से ज़्यादा किताबें हो गई है। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इस तरह के जितने भी जो साहित्यकार हैं जिनके आप नाम लेते हो, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी किताब को प्रमोट भी करते हैं, अपनी किताबों पे बातें भी करते हैं, बड़े बड़े लेखकों के साथ, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके पास उनकी किताबें दिखती है, लेकिन उनको साहित्यकार नहीं माना जाता। ये विडंबना है, या एक वास्तव में एक पूरा का पूरा वर्ग, समानांतर वर्ग चल रहा है जो ये कहता है कि नहीं, अभी आप साहित्य की कसौटी पे नहीं है, आपका लिखा हुआ साहित्य नहीं है, किताबें आपके लोग पढ़ते होंगे, किताबें लोग रखते होंगे, एक डिफरेंट मैटर। इस पे आपका क्या लग रहा है? दरअसल मुझे लगता है कि ये छलनी किसी के पास है ही नहीं कि आप उसमें से निकाल के किसी को ये कह दें कि आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, या आप नहीं। क्योंकि अगर बेस्ट सेलर्स की बात करूं, आप दिव्य प्रकाश दुबे, नीलोत्पल मृणाल, इनका साहित्य में कोई स्थान नहीं है। सत्यव्यास, इनको लिटरेचर में लोग कहते हैं, जैसे आपने नीलोत्पल मृणाल की बात की, बहुत है, जिसको कहते हैं अपने को बेस्ट सेलर है ये, लेकिन लिटरेचर वाले जो लोग हैं, जो संगत बैठती है, लिटरेचर के लोग बैठते हैं, वो इनको खारिज कर देते हैं। अब मतलब ये जो चीज है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर लिटरेचर के लोग इन्हें खारिज कर देते हैं तो हर लिटरेचर फेस्टिवल में इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? लिटरेचर फेस्टिवल बाजारवाद कम है,
लिटरेचर फेस्टिवल तो पूरी तरह से बाजार, लेकिन बैठते तो साहित्यकारों के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मंच साझा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, मंच से कर रहे हैं, पाठकों के सामने कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? ठीक है। और साहित्य के जो प्रतिष्ठित थंब माने जाते हैं उनके साथ अगर ये विचार विमर्श कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और पत्राचार हो रहे हैं, सोशल मीडिया से हो रहे हैं, वो इनकी किताबों पर समीक्षाएं कर रहे हैं, तो फिर इनको साहित्यकार क्यों नहीं माना जा रहा है? ठीक है भाई, अगर समय की कसौटी ये सब उनको साहित्यकार क्यों नहीं माना जा रहा है, यही विषय ये सवाल कौन कर रहा है जी, ये भी है ना। बिल्कुल भाई ये सवाल तो वो उस तरीके का था कि कोई पत्थर मारकर भाग गया जी, ये जरूर है। हाँ, ये सवाल उठता है कि इनको साहित्यकार नहीं माना जा रहा, लेकिन ये साहित्यकार क्यों नहीं माना जा रहा, ये किसी के पास जवाब नहीं है। ये सही से सवाल कोई उठा नहीं पा रहा कि इनको साहित्यकार क्यों नहीं माना जा रहा। और दूसरी बात ये भी कि जब ये सवाल पूछा जाए कि तो फिर साहित्यकार किसे मान रहे हैं, तो इनके पास नाम नहीं है कि ये साहित्यकार है, ये साहित्यकार है, ये साहित्यकार है और ये साहित्यकार है। क्योंकि सोशल मीडिया और लिटरेचर फेस्टिवल के इस दौर में जो नाम सबसे चमकदार है वो सोशल मीडिया पर है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके सामने भी एक बड़ी समस्या है कि इनको साहित्यकार नहीं माना जा रहा, और बड़े चमकदार नाम है। और एक समय में बहुत सारे ऐसे नाम हुए हैं जो इतने ही चमकदार थे, चमक के साथ उभरे, लेकिन वो समानांतर एक समय के बाद में वो खत्म हो गए। उनको बाद में उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। साहित्य की बात होती है तो उसके अंदर क्या है, कालजयी लेखन। अगर किसी ने कोई कालजयी लेखन किया है तो वो उसको आप लिटरेरी फील्ड में बेहतर मानेंगे। प्रेमचंद के समय में बहुत सारे लोग होंगे, अज्ञेय के समय में बहुत सारे लोग हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के समय बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन रहा वही जिसने कालजयी लिखा। तो आप अभी अगर अपन इस साहित्य की कसौटी यही माने कि जिसका लिखा हुआ याद रहता है, जिसकी दरअसल एक लिटरेचर में आपको एक और बात बताता हूँ कि आप जब किताब उठाते हैं तब किताब उठाते हुए आप टाइटल देखते हैं, आप नाम देखते हैं, या कि कंटेंट देखते हैं। आपको 3 तरह की बातें होती है कि आप क्या चीज़ देखते हैं। तो उसमें जो नया देखने वाले हैं, जो साहित्य पढ़ने वाले हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर इसने कुछ कहने की कोशिश की है, उसका तरीका क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। तो आप एक ऐसा व्यक्ति चिन्हित करें जो सोशल मीडिया के माध्यम से होना चाहिए, इस तरह के लोगों के बीच में से उठा रहे जो कालजयी जिसने लिख दिया हो, जिसने कालजयी रच दिया हो। भाई अमित से लेकर के आप दिव्य प्रकाश दुबे की बात करते हैं या जितनी भी नवीन चौधरी की बात करते हैं, ये सब बेस्ट सेलर है, ये लोग पॉपुलर हैं। लेकिन इनमें से अगर आपको ये कहा जाए कि एक ऐसा कंटेंट जो सोशल, आपका नहीं, आपका पर्सनल नहीं कह रहा हूं मैं, अपन बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पे। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति अपने कंटेंट की वजह से अगर फेमस हुआ है तो, और जिसमें कालजयी बनने की पूरी संभावना है, तो उस पर कोई बात करें। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कालजयी होने की कसौटी काल है। अगर समय की कसौटी पर खरा उतरेगा तो वो कालजयी हो जाएगा। दूसरी अगर अपन बात करें कि कालजयी कृतियां आज अलमारियों में बंद है, भाई उनको पढ़ने से ज़्यादा खरीदा जा रहा है। जो खरीद रहे हैं वो सोशल स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहे हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा रहा। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई एक दौर था जब बहुत सारे युवाओं ने कुमार विश्वास को सुना। कुमार विश्वास की एक ही कविता, कोई दीवाना कहता है, कोई बादल समझता है, उस कविता से वो ड्रिवन होकर हिंदी की तरफ आए और फिर हिंदी के जब क्लासिक पढ़ने शुरू किए तो उन्होंने भी एक पॉइंट पर जाने के बाद ये देखा होगा कि यार ये कविता और उस कविता में बहुत फर्क है। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया वहां से कि आपको एक माध्यम बनाना था कि जो पढ़ने पढ़ाने का कल्चर था। मैं आपको खुद की स्थिति बताता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव हैं, चाय का ढाबा चलाते थे, लगभग 65 साल की उम्र है उनकी। उनकी खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी, मधुशाला की एक हार्ड बाउंड कॉपी जिसमें 70 पैसे उसका था और 70 पैसे उसका मूल्य था। और वो किताब थी, मैंने देखी तो मैंने उनसे पूछा, नाना जी ये क्या है? तो वो बोले कि ये मेरी किताब है, मेरी लाइब्रेरी थी इस तरह। तो मैंने पूछा कि भाई आप तो चाय का ढाबा चलाते हैं, ये सारी किताबें? तो उन्होंने बताया कि ये मुझे मेरे जीजा जी ने गिफ्ट की थी। वो कल्चर था। उसके बाद एक निर्वात आया, किताबों से युवाओं की दूरी बन गई। उसका एक मोटिव कारण ये भी था कि भाई आप अगर पौराणिक बातें कर रहे हैं, पुराने लहजे में बात कर रहे हैं, युवाओं से अगर आप जुड़ ही नहीं पा रहे हैं तो युवा आपको क्यों पढ़ेगा? उस दौर में कुमार विश्वास, चेतन भगत 5 पॉइंट बाय समवन बहुत मतलब बिक्री वाली किताब थी। लोगों ने वहां से भी पढ़ना शुरू किया, हिंदी की तरफ आए, हिंदी की क्लासिक्स उठाई। क्लासिक उठाने के बाद उन्हें पता लगा कि भाई हिंदी में क्या था, तो ये ड्रिवन वहीं से हुआ है। तो ये जरूरी भी है कि भाई आप उस बच्चे को उस माध्यम तक पहुंचाएं जहां से वो वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि एक बहुत निर्वात हो गया। अगर आप किसी पुरानी किताब को आज ढूंढने की कोशिश करें जो चर्चित नहीं है लेकिन बहुत अच्छी थी, तो आपको पसीना आ जाएगा लेकिन वो किताब नहीं मिलेगी। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भले ही ये लोग आज की डेट में बेस्ट सेलर हो और भले ये कालजयी इनसे लिखा नहीं गया हो, लेकिन यहाँ से एक संभावना जरूर बनती है कि लिखने के प्रति एक
शौक जो वापस बन रहा है वो ये बढ़ा रहे हैं। अगर इनमें से 10 भी पाठक तैयार हो जाते हैं, एक भी पाठक तैयार हो जाता है, तो वो जरूर कालजयी कृतियों की तरफ जाएगा। हालांकि अभी इनकी कोई भी कृति ऐसी नहीं है जिसको आप कालजयी माने, काल से परे माने। किसी भी काल में आपको लगे कि इस किताब को खड़ी कर दे अपन, तो उसको कालजयी माने। हालांकि कालजयी होने की कसौटी बहुत ही मुश्किल होती है, और लेकिन भारतीय जो राइटर है उन्होंने कालजयी कृतियां दी है, तो हम भी ये मानते हैं। लेकिन अभी भी जो साहित्यकार और लेखक, किसी को लेखक मानना और किसी को साहित्यकार मानना, इसके बीच में जो द्वंद्व शुरू हुआ है, और सोशल मीडिया पर जो लोग नहीं हैं और वो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, वो एक बड़ी चुनौती लेकर के हैं। और वो चुनौती ये है कि हम आपको स्वीकृति नहीं देते, और उसकी वजह से ये कि वो ये सारा का सारा खेल बिल्कुल दो भागों में बट गया है। एक तो सोशल मीडिया पे जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जिनकी 300 किताबें भी अगर छपती है और नहीं बिकती है, और एक किताब पर भी कोई बड़ा अवार्ड मिल जाता है, तो वो चर्चा पा लेते हैं और वो साहित्यकार बन जाते हैं। तो ये अभी दो समानांतर जो स्थितियां चल रही है, उसके बीच में एक द्वंद्व है। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया वालों का ये द्वंद्व है कि वो कैसे, वो लोग जो सोशल मीडिया से, मैं ऐसे बहुत सारे लेखकों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों को जानता हूँ जो फेसबुक पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये अलग बात है कि वो किसी न किसी रूप में वहां से जुड़े होंगे, उनके अपडेट्स लेते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन वो अपनी पहचान के साथ वो सोशल मीडिया पे नहीं है। ऐसे लोगों को जानता हूँ। लेकिन समाज या कि जो संगत है या साहित्यिक जो परिवेश है, दिल्ली और जयपुर में बैठने वाले जो साहित्यकार हैं, वो उनको बराबर उतनी तवज्जो देते हैं जितनी तवज्जो शायद सोशल मीडिया के लेखकों को भी नहीं मिलती होगी। तो ये एक क्लैश जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लिटरेचर की सेवा जरूर की जा रही है, साहित्य की सेवा जरूर की जा रही है। और एक बड़ा वर्ग जो है, जो आपकी भाषा में बात करूं, एक बड़ा वर्ग है जो लिखने, पढ़ने, बल्कि चर्चा करने के लिए भी तत्पर हो गया है। बिल्कुल। मैं तो आपको ये कहता हूं कि देखिए, आप अगर इस दौर की बात करें, बदलते दौर में आज का कोई भी लेखक अपने प्रकाशक से समझौता नहीं कर रहा है जी। उसके साथ खरी खरी बात होती है, अनुबंधों की बात होती है, पैसों की बात होती है, कॉपीज की बात होती है, छपता है, पैसे मिलते हैं। और वो कभी आपको ये भी सलाह नहीं दे रहा है कि लेखन तो भूखमरी का काम है। दिव्य प्रकाश दुबे और किशोर चौधरी बाकायदा एक संवाद में ये कहते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 6 महीने की सैलरी नहीं है, तो आप सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए नहीं, किसी भी पैशन को फॉलो करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ें, क्योंकि तनख्वाह बंद होती है, खर्चे बंद नहीं होते। अब आप ये देखिए, ये बदलते दौर का साहित्य है। एक दौर वो था जो सारा साहित्य फाकाकशी के दौर से गुजर रहा था, भूखमरी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन लिख रहा था। ये कहते हैं कि नहीं भाई, अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं अगर किसी भी दूसरा काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे लिखने के भी पैसे मिलने चाहिए। प्रोफेशनली कर रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं, और बाकायदा ये कहते भी है कि भाई मेरा ये प्रोफेशन है, इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो मुझे इसका पैसा मिलना भी चाहिए। ये बदलते दौर के लोग हैं। इसी से आगे की अगर अपन बात करें, तो किताबों की बिक्री जो है, किताबों के आंकड़े जो है, किताबों पर प्रतिक्रिया की बात जो है, जो पिछले दौर में थी कि भाई आपकी एक किताब आई, साल भर बाद पाठकों तक पहुंची, आज किताब प्री बुक हो रही है। प्री बुक का मतलब ये है कि प्रकाशक एक सिर्फ कवर की फोटो डालता है कि भाई ये कवर है और ये किताब इस राइटर की है, ये आ रही है, आप प्री बुक करवाइए, आपको सबसे पहले मिल जाएगी। उसमें आप देखिए कि 2200 प्रतियां डिस्पैच शुरू होने से पहले बिक जाती हैं। प्रकाशक को दूसरा संस्करण निकालना पड़ता है, और वो ये बाकायदा क्लेम करता है सोशल मीडिया पर कि डिस्पैच आज शुरू होगा, लेकिन पहला संस्करण जा चुका है। अगर आपको बुक चाहिए तो आप दूसरा संस्करण जब आएगा तब प्री बुक उसका इंतजार करें। बिल्कुल। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये साहित्यकार नहीं है, उनको ये आंकड़े भी देखने चाहिए। बदलता दौर है, तो पाठक मतलब लेखक भी बदलेंगे, पाठक भी बदलेंगे, लिखने पढ़ने के तरीके भी बदलेंगे, तो ये सारी चीजें तो सामने आती रहेंगी। कला के लिए का एक दौर था, स्वांत सुखाय का दौर था, और अभी ये पूरा का पूरा दौर बाजार पे आ गया है। यानी कि उपभोक्ता संस्कृति का शिकार आपका साहित्य भी हो गया है। तो क्या आप एक ऐसे दौर की भी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे रहते हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को खारिज ज़्यादा किया जाता है, पसंद कम किया जाता है, तो क्या आप किसी एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं कि कभी किसी सब्जी भाजी या कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, ग्रॉसरी का प्रोडक्ट, जैसे वो ख़राब निकल जाता है तो उपभोक्ता आकर के दुकान पे ले जाके पटक देता है, तो कभी कोई किताब भी ले जा करके काउंटर पे, किसी प्रकाशक के काउंटर पे पटक देगा कि ये 2 कौड़ी की किताब नहीं है, रखो, इसके पैसे मुझे वापस दो। क्या ऐसे दौर की भी आप कल्पना करते हैं क्या? कल्पना की तो
ये कहूँ कि ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चाहता जरूर कि ऐसा दौर भी आए। क्योंकि अगर लेखकों की बात करें जो ये भाई बाजार का जब हिस्सा बन गए, आप जब आलू भाजी बन गए हैं, आपको ये लग रहा है कि मुझे तो कमाना ही है। जब आप जिन लेखकों की बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई मेरी तो आजीविका है ये, मैं इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है और मैं समाज के लिए लिखूंगा ताकि बिकूं मैं, तो फिर वो बिकेगा तब उसको शायद सुनना भी पड़ेगा कि भैया ये उपभोक्ता मूल्यों के तहत मेरी सेवा प्रदाता के हिसाब से ये काम सेट नहीं है, अपनी किताब वापस रखो। देखिए, पैसे वापस करने की जो स्थिति है वो तो उम्मीद करता हूँ कि होना चाहिए ऐसा। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट मेरे को नहीं पसंद आता है, मैं वापस भेजता हूँ, कंपनी मुझे रिफंड करती है, तो ये किताबों में भी होना चाहिए, ये अच्छा है। पर आज की अगर बात करें कि आज जो हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि पाठकों ने भी मुखर होना शुरू कर दिया है। अमेजन से किताब खरीदी जाती है, पढ़ी जाती है, अगर अच्छी लग रही है तो वहां रिव्यू दिया जाता है और खरी खरी वहां भी सुना दी जाती है। साथ ही आगे खरीदने वाले पाठकों के लिए भी ये रिव्यूज काम आते हैं, जो बाकायदा उस किताब के बारे में अच्छा बुरा सब कुछ एक साथ लिख रहे हैं। तो आप ये माने कि एक शुरुआत तो हो चुकी है जी। और हो सकता है कि आगे प्रकाशक ये भी कहना शुरू कर दे कि आप ये किताब खरीदिए, अगर नहीं होता है तो हम आपको 70% रिफंड करेंगे, 60% रिफंड करेंगे, 50% रिफंड करेंगे। लेकिन हो जाएगा ऐसा दौर आने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर किताबों पर बात होने लग गई है, अगर आपका पाठक पढ़कर और बिल्कुल भी ये गुरेज नहीं करता कि ये मेरे फेवरेट राइटर हैं, मैंने इनकी ये किताब खरीदी और मुझे अच्छी नहीं लगी, वो बिल्कुल जैसा लगता है उसे वो सपाट लिखता है उस रिव्यू में। और लेखक भी पाठकों से ये आग्रह करते हैं कि भाई आप अमेजन पर लिखिए ताकि किताब के बारे में हो। वो 30% रिव्यूज नेगेटिव भी होते हैं। तो आप ये देखिए कि शुरुआत तो हो चुकी है जी। अब ये कब तक रिफंड पर पहुंचती है वो देखने वाली बात है। मतलब कुल मिलाकर के आपका कहना है कि अगर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होने वाला है। और लेखक और साहित्यकारों की बात तो दूर, जहाँ पे अपन एक चर्चा शुरू की थी कि जो साहित्यकार है, जो स्थापित साहित्यकार है, वो जो लिखने वाले उनको लेखक ही नहीं मानते हैं, वो तो बात दूर की बात है। हम जिस समय में एंट्री कर रहे हैं, हम जिस समय में जा रहे हैं, उस समय में आपको किसी ग्रॉसरी आइटम की तरह, किसी पैक की तरह आपके प्रोडक्ट को लिया जाएगा और आपकी भी स्थिति वैसी होगी कि कोई व्यक्ति जाकर के अपना माल बेचता है और अगर वो पसंद नहीं आता है तो उसका मुंह पर भी उसको फेंक दिया जाएगा। अब वो आलोचना के वो बहुत बड़े सिद्धांत और आलोचना को बहुत ही शुगर कॉटेड बना करके रखना, बहुत ऐसी बातें कहना जो सहनीय हो, अब वो समय चला गया। मतलब आपको लगता है कि लिटरेचर के अंदर अब एक नया समय आ रहा है। बिल्कुल, किताब को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। ठीक है, आप देखिए कि ऑनलाइन ग्रोसरी अगर शॉपिंग कोई कर रहा है, अगर उसे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, एक पैकेट था, अब आप यही मानिए कि हम बीकानेर में है तो 400 ग्राम भुजिया की बात करें, 400 ग्राम भुजिया का एक पैकेट था, आपने खोल लिया, कंपनी की पॉलिसी है कभी रिफंड नहीं हो सकता, ये आपको कंज्यूम करना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से मंगाया है तो मैंने जहां से मंगाया था उस ऑर्डर के नीचे मैं उसका रिव्यू कर सकता हूं। ठीक है, और लोगों को ये कह सकता हूं भाई ये मत खरीदना, ये खराब है। उसी तरीके का व्यवहार किताबों के साथ पाठक करने लग गए। ठीक है, कोई ऐसा कोई उदाहरण बताएंगे आपके? बहुत सारे उदाहरण है, आप किसी भी किताब के नीचे दे सकते हैं। नहीं, आप ऐसा अपन ये बात करते रहेंगे और इन तरह की चर्चाओं पे सोशल मीडिया पे किस तरह का साहित्य के सरोकार है उसमें भी अपनी बात होती रहती है। तो अगर पर्सनली बात करूं तो एक किताब के लिए मैं भी कर चुका हूं। ठीक है, रणवीर सिंह की एक किताब थी आई टू हैड ए लव स्टोरी, पसंद नहीं आई तो मैंने भी उसको कोट किया, फेसबुक पर भी लिखा, उसके नीचे रिव्यू भी लिखा कि भाई आप जब पहली किताब थी बहुत शानदार किताब थी, लेकिन ये जो दूसरा वर्जन आई ये बिल्कुल भी रद्दी है, आप इसे नहीं खरीदें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 10 ऐसे लोग, जो भले हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो, वो 10 लोग आके कहते हैं कि इसमें ये किताब तो ऐसे अच्छी थी, तो बात तो वही है कि चर्चा तो शुरू हो ही गई। बिल्कुल भाई डिस्कशन। 10 लोग अगर ये कहेंगे कि ये किताब में हमें ये, देखिए वो भी है एक फिल्टर ये भी होता है कि जो आपके लिए बुरा है हो सकता है मेरे लिए बुरा नहीं हो, जो आपके लिए कमतर है वो मेरे लिए बेहतर भी हो सकता है। तो ये बातें तो होती रहेगी, हर किसी के लिए हर एक चीज सामान्य तो नहीं हो सकती, इसीलिए हर आदमी अलग है। तो 10 अगर उसको ये कहेंगे मुझे आकर कि ये नहीं ये अच्छी है, आपने गलत कहा है, तो 20 लोग मेरे पक्ष में भी खड़े होंगे कि नहीं नहीं ये जो आपने कहा है वो सही है। वो तो सबका अपना अपना देखिए। तो इसी तरह से अभी जो आपको लग रहा है कि इन दिनों में कोई अच्छे टाइटल, अच्छी किताबें जो आपने पढ़ी हो, आपकी नज़र में हो, सोशल मीडिया पे चर्चित हो, वो कौन सी है? देखिए, अगर पढ़ी की बात करूं तो अभी तक मैं सिर्फ ऑर्डर किया है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन 4 किताबें हैं
जो खूब चर्चित है अभी, जिसमें से संजीव पालीवाल जी की है मुंबई नाइट्स। ठीक है। मुंबई नाइट्स खासी चर्चित है। संजीव पालीवाल जी इसकी कोई समीक्षा या इसका कोई फ्लैप है, उसको लेकर के भी कोई चर्चा? हाँ, एक्चुअली इस पर प्रभात रंजन जी ने एक टिप्पणी की थी जी। और उस टिप्पणी पर इतना विवाद हुआ है कि प्रभात रंजन जी को सोशल मीडिया पर आकर यह कहना पड़ा कि दरअसल इस विवाद ये था कि भाई लोगों ने यह कह दिया था प्रभात रंजन जी की टिप्पणी के बाद कि प्रभात जी ने इसकी समीक्षा इसलिए की है कि वो साहित्य आज तक में जाना चाहते हैं और ये टिप्पणी उनको साहित्य आज तक में बुलावे का सबब बनेगी। जी जी जी। जिससे आहत होकर प्रभात रंजन जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह टिप्पणी करते हैं कि मैं साहित्य आज तक में कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि जासूसी कथा विधा में ये कृति अनुपम कृति है और हिंदी को नई दिशा देने वाली है। जी। दूसरी किताब की अगर बात करें तो कर्नल गौतम राज ऋषि जी, हरी मुस्कुराहटों का कोलाज, नीला नीला जैसा लेखक, और जिसकी बहादुरी से ज्यादा जिसकी रुमानियत के चर्चे हैं, वो गौतम राज ऋषि जी अगर उपन्यास लिखते हैं और मर्डर मिस्ट्री हैशटैग नाम से अभी आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे थे, 2200 कॉपी प्री बुकिंग में बिक चुकी है। अनबाउंड स्क्रिप्ट के आशीष मिश्रा जी बाकायदा ये क्लेम कर रहे हैं फेसबुक पर कि इसका पहला संस्करण जो था वो पूर्णतया प्री बुकिंग में बिक चुका है, डिस्पैच कल से शुरू किया जा रहा है और दूसरे संस्करण की तैयारी हो रही है। एक अच्छी खबर भी है। उसी के साथ अविनाश मिश्र जी की वक्त जरूरत एक काव्य संग्रह आया है। उन्होंने पहले भी कामसूत्र को आधार बनाकर एक काव्य संग्रह लिखा था, अज्ञातवास है, और एक 9वां दशक उनका था जो 90 के दशक की जो 9 प्रतिनिधि कवि थे उनको लेकर एक आलोचनात्मक समीक्षात्मक एक था, वो है। और स्पेशल ये है कि उनके इस काव्य संग्रह पर संगत के अंजुम शर्मा जी ने एक टिप्पणी की है जी, जिसमें वो ये कहते हैं कि युद्धरत सदी के चलन वाली इस दौर में इनकी कविताएं न्याय और स्वतंत्रता से संचालित होती हैं। जी जी। और हाँ, संगत की अगर बात करूं तो दिनेश कुशवाहा जी का एक संगत में साक्षात्कार हुआ है जिसकी एक टीजर रील जो है वो भी खूब वायरल हो रही है। उसमें वो ये कहते हैं, एक पंक्ति कोट करते हैं कि कुछ लोगों का गुट फिर अद्भुत अद्भुत, जिस पर अंजुम का ठहाका भी जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। और अंजुम की अगर जिक्र करें तो एक सदा नीरा का अंक भी है जिसका उन्होंने संपादन किया है, ये भी खूब चर्चा में चल रहा है। और हाँ, इस सबके बीच में जैसे नवीन चौधरी जी का मैंने जिक्र किया था, नवीन चौधरी जी तेज बल्लेबाज हैं, तेज गति से रन बनाने वालों में से है, लेकिन मुंबई नाइट्स और हैशटैग इन दोनों का जो ट्रेंडिंग का जो मामला था, इन दोनों की जो चर्चाएं थी, उन पर उन्होंने अपने प्रमोशन स्किल्स यूज करते हुए उन्होंने एक टिप्पणी की है कि भाई जिस तरीके से संजीव पालीवाल जी और गौतम राज ऋषि जी की किताब ट्रेंडिंग में है, उन पर चर्चाएं हो रही है, मैं मेरी आगामी किताब की मार्केटिंग पोस्टपोन कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी किताब दिवाली के बाद आएगी। वो दरअसल एक मोटिवेशनल किताब लिख रहे हैं, खुद से बेहतर, जो उन्होंने देखिए प्रमोशन की स्किल्स भी है क्योंकि वो मार्केटिंग फील्ड से भी मार्केटिंग गुरु माने जाते हैं। बहुत सारे पाठक जो साहित्य से जुड़े हैं या नहीं जुड़े, लेकिन मार्केटिंग के लिए उनसे बहुत जुड़े हैं। प्रमोशन की कला में बहुत माहिर, ढाई चाल और जनता स्टोर उनका उपन्यास जो है बेहद चर्चित उपन्यास थे। जयपुर के जो विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय, उसकी राजनीति का एक बैकग्राउंड है, लेकिन बहुत शानदार उपन्यास, लेकिन प्रमोशन स्किल्स भी उनके बहुत शानदार है। इस पोस्ट में उन्होंने चुहल भी की, प्रमोशन भी किया और ये सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ ही बांध दी। कुल मिलाकर के आपकी जो किताब खरीदने की जो है उसके अंदर आपने या तो समीक्षा या कि उनकी जो बिक्री है, बिक्री के जो आंकड़े हैं वो उनको देख करके आपको लग रहा है कि इनकी जो किताबें जो बिक रही है वो उसका एक आधार बड़ा सोशल मीडिया ही है, और इसी सोशल मीडिया की वजह से ये लोग आज जीवित हैं। अगर इनको डिस्कशन के लेवल पे लाया जाए तो किताब आने के बाद में डिस्कशन होना, तो वो एक अलग दौर था। वो जो एक पुराना दौर था, 20 साल पहले की बात होती थी, किताब आती थी, साल भर बाद उस पर कोई एक समीक्षा लिखता था, एक बात करता था। वो एक बिल्कुल फटाफट रेसिपी वाला जो है काम ये शुरू हो गया है, और इस रूप में सोशल मीडिया को आप ये मानते हैं कि इसने साहित्य के सरोकारों में, सृजन के सरोकारों में एक नया पायदान हासिल किया है। जी बिल्कुल। आज तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, अगर कोई डाई हार्ड रीडर भी है ना तो वो समीक्षा का इंतजार करता है जी, कि अगर कोई एक समीक्षा इस किताब के बारे में हो तो मैं भी टाइटल जी खरीद सकता हूँ। ये पहले से भी रहा है, ये रहता है, ये पहले से भी रहा है। बहुत ये था कि हाँ, समीक्षा अगर सिर्फ आज की नहीं, क्लासिक्स की भी बात करूं तो बहुत सी किताबों की बिक्रियां सिर्फ पुरस्कार पाने के बाद ही नहीं बढ़ी है। अगर किसी बड़े राइटर ने अपने शेल्फ में दिखा दी है या उसको कोट करते हुए कुछ कह दिया कि इस किताब में ये है, मैंने उस वक्त पढ़ी थी, तो आप मानिए कि उस किताब की बिक्री के आंकड़ों में कुछ प्रतिशत वृद्धि तो हो ही जाएगी। पुरस्कारों की आपने बात की, और अपन जाते जाते नोबेल
का जो एक पुरस्कार द वेजिटेरियन को जो मिला है, इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है और अधिकतम चर्चा, मतलब अब इन दिनों में सबसे बड़ा चिंतनीय पक्ष ये है कि जितनी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है उतनी जो मीडिया की मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम का जो मीडिया, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। मेन स्ट्रीम का मीडिया होता है वो तो एक खबर देता है आपको कि फला 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 को, हांगकांग को ये वेजिटेरियन पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा, चाहे अनामिका की रेत समाधि से लेकर के आप यहाँ तक आते हैं तो उसकी चर्चा होती है। वो चर्चा क्या है उस पर अपनी बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया आपको रेफरेंसेस देता है जी, और विवाद और पुरस्कार की जुगलबंदी तो बहुत पुरानी है। जी जी, नोबेल अगर आप ये मानिए, और वैसे अगर भारत की भी बात करें तो विवादों का और पुरस्कारों का हमेशा रहता है, एक पुरस्कार मिलता है उसके बाद विवाद शुरू हो जाते हैं। लेकिन नोबेल को लेकर वैश्विक विवाद है भाई। नोबेल वेजिटेरियन को जो नोबेल मिला है उससे पहले इनको बुकर भी मिला था। बुकर के समय भी ये सारी चीज़ें हुई और इनको नोबेल के समय भी हो रही है। हांगकांग की वेजिटेरियन के बारे में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से भी कही गई है। हाफिंगटन पोस्ट तो ये कहता है कि ये मूल विषय से परे है। ठीक है। द गार्जियन जैसा अखबार इस पर एक आलेख लिखता है और बाकायदा ये क्लेम कर देता है कि ये मिस ट्रांसलेशन है। ठीक है। सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे। जी जी, ये बाकायदा ये हर देशों का आपस का विवाद मतलब है। भारतीय मीडिया भले कुछ नहीं लिख रहा हो लेकिन विदेशों में हाँ, इसके भारत में तो दरअसल क्या है कि भारत में इस तरीके की बयार आई इसके बाद कि लोगों ने चाहे उसी वक्त खरीदी हो या पहले हो, लोगों ने अपनी शेल्फ दिखानी शुरू की। मैंने वेजिटेरियन पढ़ ली है, उसमें से कोट निकालने शुरू किए, दिखाया कि ये मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ, बताया कि इस किताब में ये था। और कुछ लोगों ने इस पर यह भी कहा कि इसको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, या ये सही सिलेक्शन नहीं है, इस किताब में इस तरीके का मामला है। और सोशल मीडिया यूजर्स का एक तबका है जिसने तो इस किताब को इरोटिक घोषित कर दिया है। ठीक है। वो सॉफ्ट पॉर्न मानता है इसे। और इसका एक कोट बहुत वायरल हो रहा है, दोनों तरफ से वायरल हो रहा है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो उसे अलग तरीके से कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि भाई ये इरोटिक है, सेम कोट। लेकिन अच्छी बात ये है कि सेम कोट है, उसको दो तरीके से देखा जा रहा है। वही सेम फोटो है जिस पर दक्षिणपंथी ये कह रहे हैं कि ये अश्लील है, ये सॉफ्ट पॉर्न है, ये इरोटिक है। वहीं प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें इतनी अच्छी बात कही गई है, किस संदर्भ में कही गई है, मतलब महिला के एक शरीर के अंग को लेकर किस तरीके की अहिंसात्मक बात कही गई है। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं। और कुल मिलाकर के डिस्कशन का दौर जारी है, चाहे पुरस्कार हो, चाहे विवाद हो, चाहे बेस्ट सेलर हो, चाहे पॉपुलर हो, इन सब चीज़ों पे बात जारी है और ये बात अपनी जारी रहनी भी चाहिए। ये करते रहेंगे और भी अपने को ऐसे अवसर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। लॉयन एक्सप्रेस ने आपसे वादा किया था कि हम एक साहित्यिक कार्यक्रम भी शुरू करेंगे, बिल्कुल नया, अनूठा और आपको नई नई जानकारी देने वाला। हमारे कार्यक्रम का नाम भी हमने आपको बताया था, सृजन सरोकार। लॉयन एक्सप्रेस के 15वें साल में प्रवेश के दौरान हम इस सृजन सरोकार को आपके साथ साझा करेंगे, हमारे साथी आशीष पुरोहित के साथ। आशीष जी जो साहित्य में नई हवा है उसको बहुत करीब से देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, चाहे युवा साहित्यकारों की जो फौज आ रही है, उनके अंदर जो उमड़ रहा है, जो घुमड़ रहा है, उससे रोज़ाना ये वाबस्ता होते हैं। तो हमने ये तय किया है कि सप्ताह में एक दिन हम सृजन सरोकार पे बात करेंगे। और आज हमने सोशल मीडिया के लिटरेचर पर जो प्रभाव है, सोशल मीडिया की वजह से साहित्य को जो मिल रहा है, जो फ़ायदा मिल रहा है, जो नुकसान हो रहा है, या कि जो भी कुछ हो रहा है, उस पर हमने आज ये चर्चा की। आगे भी हम अलग अलग विषयों पे आपके साथ रहेंगे और आपके जो विचार हैं, आपके जो हमारे प्रति जो अभिव्यक्ति है कि हम जो कर रहे हैं उसको बेहतर कर पा रहे हैं, उसको और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, या आपके क्या सवाल हो सकते हैं, या किस तरह का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये सभी जानकारियां आप हम तक पहुंचाएं। लॉयन एक्सप्रेस का ये जो सृजन सरोकार है आज पुस्तकालय दिवस पर आपको समर्पित है। हम हर सप्ताह आपके साथ एक नए विषय के साथ आपको नई जानकारी देने के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। हम उत्सुक हैं आपके विचारों के लिए। धन्यवाद।